हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण लेसन 2 के बारे में। हालांकि मैंने लेसन 1 पहले चला चुका हूँ, पहले मैंने पढ़ा दिया उसको। अब हम बात करेंगे लेसन 2 में। लेसन 1 के बारे में मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि लेसन 1 के अंदर क्या था। यानी लेसन 1 में जो चीज़ें थी वो मैं एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। लेसन 1 में हमने पढ़ा था किस प्रकार से संविधान निर्माण से जो रिलेटेड हिस्ट्री है वो कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या कहानियाँ थी, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज कराने में। आप लोग उस वीडियोस को देख लीजिएगा फर्स्ट वाले, क्योंकि इसको रिवाइज कराने लगा तो वो लेसन कंप्लीट करने में फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, यानी जो ब्रॉड टाइप का है, जैसे 1773, 1774 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी विशेषताएं, चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813। आपको याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि ये 1793 आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष के बाद 1813, फिर 20 वर्ष के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर उसके बाद हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम, और उसके बाद विद्रोह हो गया था कब का, 1857 का विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858, फिर 1861, फिर 1861 की विशेषताएं, जो रूल्स वगैरह इसके अंदर बने हुए थे वो, 1873 का अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आप इस वीडियो को देखेंगे जो फर्स्ट वाला है तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। आइए बात करते हैं लेसन 2। इसके अंतर्गत हम उससे आगे जो लेसन 1 में बता चुका हूँ उससे नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। जब ये सब कहानियां हो गई तो उसके बाद हमारे संविधान निर्माण की बात होने लगी, यानी संविधान सभा की मांग हुई कि संविधान कैसे बनेगा। इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब इसके स्वरूप हम बताएंगे कि हाँ किस प्रकार से किसने कब इसके लिए आवाज़ उठाई है। सर्वप्रथम 1895 में, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1895 में तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया। हालांकि उनकी मांग को माना नहीं गया, बट उन्होंने इस मांग को रख दिया कि संविधान निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड एक स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी कि इसका गठन होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे ठुकरा दिया था। इसके बाद 1922 में गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी भारत का जो भी संविधान होगा या भारत के जो भी नियम कानून बनेंगे वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होना चाहिए। नेक्स्ट 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से एम.एन. राय, यानी एम.एन. राय ने संविधान सभा का विचार रखा। 1935 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी ऑफिशियली तौर पे बोलेंगे तो
1935 में। किसने रखी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट 1940 में, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकारा कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे। यानी किसके द्वारा? जो यहाँ पर इन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया था कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे तथा 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कही। किंतु इन दोनों प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यानी देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, बट कांग्रेस इन्होंने तो, जो इम्पोर्टेंट रूप से रोल प्ले कर रही थी हमारे इंडियन, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। किस चीज को? क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की बात जब कही गई। फिर नेक्स्ट कैबिनेट मिशन 1946, यानी कैबिनेट मिशन 1946। 1945 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, जो कि किससे रिलेटेड थी? लेबर पार्टी। 14 मार्च 1946 को एटली ने एक घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कितने तारीख को? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ये जो 3 सदस्यीय, यानी ये 3 सदस्यीय मिशन भारत आया, इनके मेंबर्स के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जरूर याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। ये इम्पोर्टेंट तौर से याद रखिएगा, क्योंकि एक स्टेप है कि इंडिया को फ्रीडम देने की बात की जा रही है और उसके संविधान निर्माण की बात हो रही है कि हाँ उसके लिए एक नियम कानून बने और इंडिया को आज़ाद किया जाए। सहयोगी सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, आप अगर थोड़ी सी हार्ड वर्क करेंगे, अगर ये डेट आपके दिमाग में अगर फिट हो जाती है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, गठन एटली ने घोषणा की 14 मार्च 1946 को, तो ये चीज़ें और अच्छे से, मतलब फिर क्या होता है कि एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहता है, आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर रहता है कि हाँ क्लीमेंट एटली, इंडिया जब आज़ाद हुआ उस टाइम किसकी सरकार थी, चेंजेस तो होते रहते हैं, तो इसलिए चीज़ें पूछ देता है कि जब घोषणा की गई तो उस टाइम किसकी सरकार थी, तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से रिलेटेड, ये ध्यान रखिएगा। 1945 में ब्रिटेन में। नेक्स्ट है मई 1946, यानी 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न बातें कही गई। यानी जो ये 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया था, उससे रिलेटेड इन्होंने जिस काम के लिए आए थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट यानी अपना काम करके दिया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत निम्न बातें कही गई। पहला पॉइंट क्या बोला गया इनके द्वारा? एक अखिल भारतीय संघ जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत हो के गठन की बात की गई। यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, जिसके अंदर कौन कौन हो? देसी रियासतें जो इंडिया के अंदर हैं और ब्रिटिश प्रांत। दूसरी बात क्या कही गई इनके द्वारा? तो फर्स्ट पॉइंट में एक अखिल भारतीय संघ जिसमें देसी रियासतें व ब्रिटिश प्रांत हो के गठन की बात की गई। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, जिसके तहत एक कार्यकारी परिषद का गठन हो। यानी ये जो डेट है, ये डेट जो है 2 सितंबर 1946।
डेट हो 2 सितंबर 1946, ठीक है, के तहत एक कार्यकारी परिषद का गठन हो। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। कार्यकारी परिषद में सदस्य 14 यानी 14 सभापति को छोड़ के, यानी टोटल 15। अब सभापति कौन है? लॉर्ड माउंट बेटन। दिस इज द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन फ्रीडम बिकॉज ऑफ द, क्योंकि ये बोला जाता है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर पूछ दिया जाए आपसे कि फर्स्ट भारत के आज़ाद होने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत के आज़ाद होने के बाद अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के आज़ाद हो जाने के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लॉर्ड माउंटन कौन थे? भारत के आज़ाद होने के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और लास्ट भी। अगर इंडियन पूछा जाएगा तो श्री राजगोपालचारी। उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से हुआ? देखिए कैसे कार्यभार इनको बांटा गया है। जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, जॉन मथाई उद्योग, बलदेव सिंह यानी इनके पास ज़्यादा बल था इसलिए इनको रक्षा डिपार्टमेंट दिया गया। राजगोपालचारी शिक्षा, CH भाभा कार्य खान और ऊर्जा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि, आसफ अली रेलवे व परिवहन। ये पूछा जाता है, ये सारे नाम याद करने होंगे आपको। जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खां वित्त विभाग, आई चुंद्रीगर वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु, योगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजानफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसके दो काम हो। एक तो संविधान का निर्माण और सेकेंड जब तक संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक संसद के रूप में कार्य करना। यानी जब तक गठन नहीं हो जाता संसद का, यानी जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक, यानी संविधान का निर्माण होगा तभी संसद का गठन होगा, और जब तक संसद का गठन नहीं हो जाता तो संसद के रूप में कार्य करना। अब देखिए आगे, संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव होता है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था उस टाइम इन लोगों ने? ब्रिटिश प्रांतों से 292 यानी 292 और देसी रियासतों से 93। और जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे वहाँ जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे दिल्ली, आपका ये दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, अजमेर और बलूचिस्तान, यानी अजमेर को अब कोष्टक में कर रखा है मारवाड़, इसके बाद बलूचिस्तान। ये चार जो थे ये मुख्य आयुक्त प्रांतों से चार थे। ये पूछ देता है कभी कभार, इसलिए इसको नोटिस करिएगा यानी ध्यान रखिएगा। प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया, यानी कितने समूहों में प्रांतों को विभाजित किया गया? 3 समूहों में विभाजित किया गया। समूह क में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत यानी यूपी वाला एरिया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये इन्होंने किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि इन्होंने वर्ग के हिसाब से, जैसे हिंदू बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल प्रांत और जो मिक्स थे उनको अलग रखा, यानी दोनों लोग की जनसंख्या जहाँ जहाँ हिंदू बहुल थे उसको मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, और मुस्लिम पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और जहाँ दोनों मिक्स थे वो तीसरे में रख दिया यानी समूह ग में बंगाल व असम। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 292 और प्लस 4, यहाँ कितना होगा? ये गलत लिख गया है, यहाँ होगा 246 यानी 246।
प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा किया जाना था, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों 93 के चयन, यानी 93 कौन है? देशी रियासत से रिलेटेड, ये 93 देशी रियासतों से रिलेटेड है, कि चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद रियासत के किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसके बारे में पता है आप लोग को, इसको बलपूर्वक इंडिया में मिलाया गया था। तो हैदराबाद रियासत के किसी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के तहत 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, यानी जो इंडिया की पूरी जनसंख्या थी उसके 10 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि को चुनना था, 10 लाख के ऊपर। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के तहत 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। अब देखिए संविधान सभा के 296 निर्वाचित सीटों से किस प्रकार से विजयी हुए हैं लोग, जिस पे इलेक्शन हुआ यानी चुनाव हुआ। तो कांग्रेस को इसमें से 296 यानी 296 में से कांग्रेस को 208 वोट मिले, मतलब 208 मेंबर इनके जीते, और मुस्लिम लीग के 73 और निर्दलीय 8 जीते थे। हालांकि कुछ और पार्टियां थी जो इम्पोर्टेंट रूप से पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और निर्दलीय जो सदस्य उठे हुए थे, यानी जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनका दिखाया गया है, बाकियों का वो उतना आता नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको देखते हुए आप इनका ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और निर्दलीय 8। नेक्स्ट है संविधान सभा हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका चुनाव, मतलब ये कहाँ से चुन के आए थे? तो ये पूर्वी बंगाल से, जो भीमराव अंबेडकर ये चुन के आए थे पूर्वी बंगाल से। अब संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 और अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 26। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर अब मुस्लिम लीग को लगा कि उनके सदस्यों की संख्या तो बहुत कम है, 73 है, तो वो फिर क्या है कि वो विरोध की भावना में आ गए। मुस्लिम लीग ने जो कैबिनेट मिशन था उसकी कैबिनेट योजना को अस्वीकार करने यानी करते हुए अपने लिए एक संविधान सभा की मांग की, यानी उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। जो कैबिनेट मिशन की योजना पहले बनाई गई थी और उसके थ्रू ये इलेक्शन कराया गया था, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और अपने लिए एक अलग संविधान की मांग करने लगे, तथा निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार भी किया उन्होंने। 19 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया, यानी जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ था 296 सीटों पर और उसके तहत जो संविधान सभा बनी थी उसकी फर्स्ट बैठक में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने, जिसने 73 सदस्यों के साथ इन्होंने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना 1946। लॉर्ड वेवल के स्थान पर माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। अब यहाँ से एंट्री होती है माउंटबेटन की। लॉर्ड वेवल के स्थान पे कौन बन के आया वायसराय? माउंटबेटन। तथा 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत
के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। यानी भारत को आज़ादी देने की योजना प्रस्तुत की गई, लेकिन इसके बंटवारे के साथ, जिसे माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं तथा 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या थे जो ये योजना थी, 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना जो कह लीजिए। फर्स्ट है ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान वर्ड आ गया, भारत और पाकिस्तान में विभक्त कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट है देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। यानी उनको फ्रीडम दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से किसी दोनों देशों में से किसी में भी मिल सकते हैं। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए जनमत संग्रह होगा। यानी पंजाब और बंगाल के विभाजन में जनमत संग्रह का सहारा लिया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया, यानी दोनों पार्टियों ने इसे स्वीकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर को लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, आई मीन उसको कंसेप्ट को अपने क्लियर कीजिए और इसके नोट्स तैयार कीजिए, ताकि आप जितना नोट्स तैयार करेंगे और जितना इसको लिख के याद करने की कोशिश करेंगे उससे आपका मेमोरी में फीड हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के दौरान आपको बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।